इस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। या इस टॉपिक को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं और वो नाम है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में। आप सभी लोगों को ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं कंडक्टर, एंड सेकंड कैटेगरी है इंसुलेटर, एंड थर्ड कैटेगरी है सेमी कंडक्टर। ठीक है, इस बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन द फील्ड ऑफ electronics, materials are divided into 3 categories, जिसमें से फर्स्ट जिसको हम कहते हैं कंडक्टर। अभी कंडक्टर क्या होते हैं? सिंपली कंडक्टर हम उनको कहते हैं materials which conduct the electric current। क्लियर हो गई बात? अब कंडक्टर्स, हमें ये पता तो है कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स या इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल्स, कि ये करंट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, या एक शहर से दूसरे शहर, या एक घर से दूसरे घर, या एक खंभे, एक ट्रांसफार्मर से घरों को इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। वो सब जो वायर्स होते हैं या कोई डिवाइसेज होती हैं वो सब क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। या हम जनरली कंडक्टर्स का मतलब ये ही समझ सकते हैं कि ऐसी डिवाइसेज जो इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करती हैं। तो वो डिवाइसेज क्या है? मेटेलिक वायर्स। ये एग्जाम्पल हो गया कंडक्टर। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि कंडक्टर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के फील्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इसी की हेल्प से हम एक शहर को दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर को इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई से कनेक्ट कर पाते हैं, या एक घर को दूसरे घर से इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट रोल है इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्टर का। एंड जो सेकेंड कैटेगरी है मटेरियल्स की इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वो है इंसुलेटर। अब जितने इंपॉर्टेंट कंडक्टर्स होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट इंसुलेटर भी होते हैं। अब आप कहोगे कि ये कैसे? तो कंडक्टर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस कर पाते हैं। बट होता क्या है कि आपने सुना ही होगा कि किसी को करंट का झटका लग गया, या कोई पक्षी या कोई जानवर बिजली के तार से चिपक गया। तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे वायर, ऐसे खुले वायर जिस पे इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई हो रही है, अगर आप उसको छुओगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का झटका लगेगा।
अगर वो तार हाई वोल्टेज सप्लाई की है तो आप या कोई जानवर उसको छूने से मर भी सकता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट ह्यूमन बीइंग्स के लिए हार्मफुल है। अगर हम उसे टच करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान को रोकने के लिए ही ऐसे मटेरियल्स इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में यूज किए जाते हैं जिनको हम इंसुलेटर कहते हैं। ये इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, यानी मटेरियल्स which do not conduct the electric current। तो इससे फायदा क्या होता है कि जितने भी इंसुलेटर मटेरियल होते हैं, अगर इंसुलेटर मटेरियल का मैं एग्जांपल दूं तो प्लास्टिक, ग्लास एटसेट्रा, तो ये मटेरियल्स की कोटिंग अगर हम इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर कर दें तो हमें, अगर उस इलेक्ट्रिक वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो हमें झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ जो टच होगा वो उसकी कवरिंग, जो कि इंसुलेटर मटेरियल्स की बनी होती है, यानी प्लास्टिक या ग्लास की जो उसके ऊपर कवरिंग होती है, हम उसको छूते हैं। क्योंकि करंट तो हमें तब लगेगा जब हम मेटेलिक वायर को हाथ लगाएंगे। तो उसके ऊपर प्लास्टिक या ग्लास की कवरिंग करने से फायदा ये होता है कि हमें इलेक्ट्रिक करंट का शॉक नहीं लगता है। इनफैक्ट हमारे घर के जितने भी स्विच होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, जिससे कि हम पंखे या कोई भी चीज ऑन ऑफ करते हैं तो हमें झटके नहीं लगते। तो इंसुलेटर मटेरियल्स का इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऐसा है। एंड जो थर्ड कैटेगरी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, उसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? जैसे कि नाम है, सेमी का मतलब होता है हाफ, और कंडक्टर मीन्स ऑब्वियसली जो विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, तो वो होता है कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर की अगर हम डेफिनेशन दें तो निकल के ये आएगी, मटेरियल्स विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट in certain situation, in certain condition। तो ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब वैसे तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन कुछ ऐसी ही बनती है, लेकिन जैसे कि कंडक्टर का रोल क्या था कि एक शहर को दूसरे शहर से इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ने में, या आपके घरों में इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देने में, उन सभी चीजों में इलेक्ट्रिक करंट का उन सभी में कंडक्टर्स का रोल होता है। और इंसुलेटर का रोल क्या होता है? टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द शॉक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, टू प्रोटेक्ट, इंसुलेटर का क्या रोल होता है? टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द शॉक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे सेमीकंडक्टर का भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ा रोल है। वो है सेमीकंडक्टर बाय यूज सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसका एक स्टेटमेंट ये है और दूसरा स्टेटमेंट सेमीकंडक्टर का ये है, सेमीकंडक्टर्स आर used to make electronic components like resistors, capacitors, diode, triode, etc। यानी जितने भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जो जिन कंपोनेंट्स को हम रजिस्टर्स जानते ही हैं। कैपेसिटर्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। डायोड, ट्रायोड, ये सब
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में यूज होने वाले कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो डिवाइसेज काम करती हैं। तो ये सब कंपोनेंट्स को बनाने में सेमीकंडक्टर का मेन रोल होता है। मतलब वो डिवाइसेज कंडक्टर इंसुलेटर की हेल्प से नहीं बनाई जाती है, वो डिवाइसेज सेमीकंडक्टर की हेल्प से बनाई जाती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में सेमीकंडक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समझ गए आप लोग ये इतनी बातें? एक और चीज मैं बताना भूल गया कि सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से ही हम लॉजिक गेट्स भी बनाते हैं, क्योंकि आप लॉजिक गेट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लॉजिक गेट्स भी सेमीकंडक्टर मटेरियल की ही हेल्प से बनते हैं। अगर मैं कहूं कि सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या होता है, तो एग्जाम्पल्स में जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये फेमस एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के। और आपके इंटर के सिलेबस में जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में ही ज़्यादा मेंशन है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। बट ये किस बेसिस पे किया, अब उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तक जो हमने सीखा है उसे हम एक बार नोट कर लेते हैं। द मटेरियल्स आर डिवाइडेड into 3 categories. First, conductor. Second, insulators. And third, semi-conductors. अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो 2 थ्योरी के बेसिस पे हुआ, या हम ये भी कह सकते हैं दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इज डन on the basis of following 2 theories, जिसमें से पहली थ्योरी है द थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी। द थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी, या हम इसको थ्योरी ऑफ रजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, रजिस्टिविटी। ठीक। एंड जो सेकंड थ्योरी है जिसके बेसिस पे हम ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो थ्योरी है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो एक एक करके हम समझते हैं कि कैसे द थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी की हेल्प से मटेरियल का ये तीनों टाइप का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, और कैसे हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड की हेल्प से मटेरियल को इन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर पाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी, या जिसको मैं कह रहा हूं थ्योरी ऑफ रजिस्टिविटी। अब ये क्या है इसको समझाते हैं। तो कंडक्टिविटी तो मेरे ख्याल से किसी कम बच्चों ने ही सुना होगा या सुना भी होगा, लेकिन इसकी स्टार्टिंग हम इस टॉपिक की समझते हैं रजिस्टिविटी क्या है उससे, कि रजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप कंडक्टिविटी समझेंगे और फिर समझाएंगे कि थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी कैसे क्लासिफाई करती है मटेरियल को इन ग्रुप ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो रजिस्टिविटी की डेफिनेशन है
It is the property of material that oppose the passage of इलेक्ट्रिक करंट। अब आप कहोगे मैंने सबसे पहले रजिस्टिविटी क्यों बताया, क्योंकि रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप लोग ने इससे पहले एक चैप्टर था आपकी इस फिजिक्स की बुक का, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर 3 है इलेक्ट्रिक करंट। उसमें आपने रजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। मैं लिख देता हूं रजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला है। तो उस चैप्टर में रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने लोगों ने पढ़ा था, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, वेयर रो इज द रजिस्टिविटी। आप लिख सकते हो रो से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रजिस्टिविटी, आर है रेजिस्टेंस, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, और ए जो एल है वो है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। इस फॉर्मूले में आपने इस जो हमारी फर्स्ट बुक फिजिक्स की फर्स्ट बुक का जो चैप्टर नंबर 3 था इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा रजिस्टिविटी का। और रजिस्टिविटी की अगर हम डेफिनेशन दें तो रजिस्टिविटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का विरोध करता है, यानी अपोज द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसका फॉर्मूला ये होता है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो रेजिस्टेंस यह है एरिया और यह है लेंथ, यानी फॉर्मूला हो जाएगा ओम मीटर। मतलब फॉर्मूला नहीं, जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो होगी ओम मीटर। ठीक है। अब इस रजिस्टिविटी की हेल्प से ही हम कंडक्टिविटी समझ सकते हैं। तो कंडक्टिविटी जस्ट इसके अपोज होता है, कंडक्टिविटी जस्ट इसके अपोजिट होता है, अपोजिट डेफिनेशन होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल of materials that indicate the ability to conduct इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी रजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से कोई मटेरियल अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट के पासेज का, और कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी होती है या वो एबिलिटी होती है जिसकी हेल्प से कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। दोनों अपोजिट होते हैं। तो कंडक्टिविटी का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जस्ट रो के रेसिप्रोकल होता है। वेयर दिखाई दे रहा है? कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जस्ट रेसिप्रोकल होता है रजिस्टिविटी का, यानी 1/ρ। अगर मैं इसका फॉर्मूले यूनिट की बात करूं तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स यूनिट होती है, या 1/ओम को हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं, सीमेंस। तो हम इसकी यूनिट ये भी कह सकते हैं, सीमेंस को हम एस मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। तो रजिस्टिविटी की जो यूनिट हो गई वो है सीमेंस मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, वेयर हम सिग्मा को ही कंडक्टिविटी कह रहे हैं। आई होप आप लोगों को रजिस्टिविटी
और ये कंडक्टिविटी दोनों समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले से मैंने बता दिया है। दोनों का काम क्या है? रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसकी हेल्प से वो करंट के पासेज का अपोज करता है, और कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वो करंट को कंडक्ट कर पाता है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। अब समझते हैं कि कैसे कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी की हेल्प से मटेरियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि 3 कैटेगरी हैं, यहां पे हमने रख दिया है कंडक्टर, और इसमें हमने डाला इंसुलेटर, और इसमें हमने रखा है सेमीकंडक्टर। तो किसके बेसिस पे? अगर हम कहें कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, यानी मैं कंडक्टिविटी को मैंने अभी किससे रिप्रेजेंट किया? सिग्मा से। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी अगर मैं मटेरियल को क्लासिफाई करूं तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी यानी सिग्मा इज इक्वल टू वेरी वेरी हाई। और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? वेरी वेरी लो। और सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कंडक्टिविटी के बेस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही हम रेजिस्टिविटी के बेसिस पे भी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहां रख लेते हैं वो प्रॉपर्टी क्या है। हम किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे? पहले हमने कंडक्टिविटी के बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। इसको हमने रो से दिखाया है, इंडिकेट किया है। तो जिसके लिए ऐसे मटेरियल जिसके लिए रो की वैल्यू वेरी वेरी लो होती है, वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी वेरी वेरी लो होती है वो होते हैं कंडक्टर्स, और जिनकी रेजिस्टिविटी वेरी वेरी हाई होती है वो क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को पहले डिफाइन किया, क्योंकि उसके फॉर्मूले की हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि किस मटेरियल के कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, किस मटेरियल्स की कंडक्टिविटी बहुत कम है, या किस मटेरियल्स की कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में आती है। तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसी तरह मैंने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला इसलिए भी समझाया क्योंकि उस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम ये बता पाएंगे कि किस मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी बहुत बहुत कम होती है और किस मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, जिनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, और किन मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए यानी मटेरियल के क्लासिफिकेशन के लिए मटेरियल
के क्लासिफिकेशन के लिए जो 3 क्लासेज होती हैं, फर्स्ट जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, सेकंड क्लास होती है इंसुलेटर, और थर्ड क्लास होती है सेमी कंडक्टर। तो इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। ठीक, अब ये समझते हैं कि सेकंड केस जो हमने यहां पे बात की थी कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बेसिस पे कैसे हम मटेरियल्स को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बी, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड को समझने के लिए पूरी एक कहानी सुनानी पड़ेगी। आपकी बुक सेकंड में ही एक चैप्टर है एटम, चैप्टर नंबर 12 है एटम। उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इन 1913 बोहर gave a theory of hydrogen atom, उस थ्योरी में बोहर ने ये बताया कि हाइड्रोजन एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है वो नंबर ऑफ सेल, जिसे फॉर एग्जांपल सबसे लोएस्ट जो सेल होता है वो के सेल होता है, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है। और वही इलेक्ट्रॉन कभी कभी इससे हायर एनर्जी सेल में चला जाता है जिसको हम एल सेल कह सकते हैं, और इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है। यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा एनर्जी के सेल के एल एम सेल में चला जाता है, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होती है। इसी तरह और भी सेल होते हैं एटम के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, के एल एम एन, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 होती है। इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी सेल में एग्जिस्ट कर सकता है। और बोहर ने अपनी थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन की किसी सेल में, सेल को हम एन से दिखा रहे हैं, किसी सेल में एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है RhC/n², वेयर R इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, H इज द प्लांक कांस्टेंट एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। इन सबकी जब वैल्यू पुट करते हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या फॉर्मूला है? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जब इस एनर्जी में जब इस एनर्जी के फॉर्मूले में n = 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एटम के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसकी कुछ पॉसिबल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं n = 1 सेल की बात करूं तो उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं कहूं कि अगर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन n = 2 सेल में है तो उसकी एनर्जी जो होगी वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी।
अब ये कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 2 3 आप रखोगे तो ये फॉर्मूला, ये एनर्जी की वैल्यू आती रहेंगी। ऐसी n इक्वल टू 3 सेल में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी होगी माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4th सेल में है तो उसकी एनर्जी हो जाएगी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हमें ये पता चल रहा है कि एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी कैसी होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ H atom can take some discrete values which depend upon principal quantum number, जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से एटम्स मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, एटम्स मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, या इसको हम कहते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, यानी ऐसे एटम जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं कहूं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम जनरली ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो इसका मतलब जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो जैसे हमने हाइड्रोजन के केस में En से रिप्रेजेंट किया था, मींस एनर्जी डिपेंड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे ही ये किसके केस में था, हाइड्रोजन एटम के केस में था। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो n पे भी डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे भी डिपेंड करती है और l पे भी डिपेंड करती है। मींस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्मॉल l। और दोनों ही केस में चाहे हम एटम कैसा भी लें, अगर एटम इफ एटम इज इन आइसोलेटेड स्टेट, the energy of electron in atom can take discrete energy value। यानी इससे हमें ये पता चला चाहे एटम कैसा भी हो, चाहे वो एटम जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो या वो एटम जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उन सभी की जो एनर्जी होगी वो कैसे होंगी, कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ही हो सकती है। हाइड्रोजन एटम के केस में
एनर्जी की वैल्यू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 पे डिपेंड करेंगी इन केस ऑफ H एटम। बट अगर मैं कहूं इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में जो एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इस तरह से एनर्जी लेवल बनेंगे। ये क्या है, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अब ये तभी हो सकता है जब ये दोनों ही कंडीशन कब हो, आइसोलेटेड स्टेट में हो। यानी एटम को हमने कैसे लिख रखा, कैसे रख रखा, आइसोलेटेड स्टेट में है। तो एटम के जो एनर्जी, एटम के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी के लेवल्स होते हैं वो कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ही लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एटम के केस में कुछ ऐसे और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स बनते हैं। बट अगर मैं बात करूं किसी सॉलिड की, तो सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड में लार्ज नंबर ऑफ एटम होते हैं। तो सॉलिड क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम बाउंड क्लोजली एंड टाइटली। ऐसी होती है सॉलिड स्टेट जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम बाउंडेड क्लोजली एंड टाइटली। एक तो बहुत नजदीक एटम होते हैं और बहुत ही टाइट बॉन्डेड होते हैं, बहुत टाइटली बंधे होते हैं। तो उस केस में होता क्या है, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करके बताऊं तो एक ग्राफ हम बना लेते हैं। ये ग्राफ में ये जो लाइन है, जो ये ग्राफ में जो ये एक्सिस है ये नंबर ऑफ एटम बता रही है और जो ये एक्सिस है ये एनर्जी लेवल्स को इंडिकेट कर रही है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास सिर्फ एक एटम है, सिंगल एटम है, तो जो एनर्जी लेवल होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। अगर मैं कहूं कि दो एटम को मैंने एक दूसरे के पास रख रखा है इन सॉलिड स्टेट, किसमें, सॉलिड स्टेट में अगर मैंने दोनों एटम को पास रख रखा है तो दोनों एटम के एनर्जी लेवल, एक एटम के पास ऐसे लेवल होंगे तो दो एटम के पास उसी पोजीशन पे, यानी इसी पोजीशन पे दो लेवल होंगे जो एक दूसरे के काफी पास होंगे, और इस पोजीशन में भी दो लेवल होंगे बिकॉज दो एटम हो गए। इस एनर्जी लेवल की पोजीशन में भी दो एनर्जी लेवल बन जाएंगे, इस एनर्जी लेवल की भी पोजीशन में दो एनर्जी लेवल बन जाएंगे, और इस एनर्जी लेवल की भी पोजीशन में दो एनर्जी लेवल बन जाएंगे। अब आप पूछोगे कि सर आपने सबसे नीचे वाले एनर्जी लेवल की दोनों लाइनें पास बना रखी है, इन दोनों की दूर दूर, इन दोनों की और ज्यादा दूर, इन दोनों की और ज्यादा दूर, और इनकी सबसे ज्यादा दूर, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है कि जो लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है वो अदर एटम के इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस से कम इंटरेक्ट होता है, तो इंटरेक्शन कम होता है इसलिए सेपरेशन भी कम होता है। और सबसे हायर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका इंटरेक्शन ज्यादा होता है, इसलिए स्प्लिटिंग, दोनों लेवल के बीच की जो स्प्लिटिंग होती है वो भी ज्यादा होती है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं कहूं कि तीन एटम को मैंने एक दूसरे के पास रख रखा है तो बहुत पास तीन लाइनें बन जाएंगी। तो यानी क्योंकि यहाँ तीन एटम्स हैं एक दूसरे के पास तो एनर्जी लेवल भी क्या हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। ऐसे ही इस एक एनर्जी लेवल की जगह क्योंकि तीन एटम है तो यहाँ तीन पास तीन एनर्जी लेवल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पास तीन एनर्जी लेवल हो जाएंगे, यानी इन दोनों के पास भी तीन एनर्जी लेवल हो जाएंगे, और यहाँ पे भी तीन एनर्जी लेवल हो जाएंगे। याद रखना ये जस्ट इसके सामने है और ये जस्ट इसके सामने है, ऐसे ये जस्ट इसके सामने है और ये भी जस्ट इसके सामने है, और इसके सामने ये है और ये है।
ठीक है, ये जितने भी नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाएंगे, अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ एटम n हो, तो देखो जो सबसे लोअर एनर्जी लेवल का होगा उसका सेपरेशन कम होगा, तो जो नंबर ऑफ लेवल होंगे यहां पे बहुत पास पास में n लाइनें होंगी, और उससे भी थोड़ा सा दूर दूर में यहां पे भी n लाइनें होंगी जो इसके करस्पॉन्ड होंगी, और इसके करस्पॉन्ड भी n लाइनें होंगी। लेकिन फर्क क्या होगा कि ये सबसे बारीक होगा, ये सबसे पतला होगा, बिकॉज क्योंकि इनका सेपरेशन यहाँ पे n लाइनों का सेपरेशन सबसे कम है, इसलिए ये सबसे पतला होगा। यहाँ कुछ ज्यादा होगा तो यानी ये इससे चौड़ा होगा, इससे भी चौड़ा ये होगा, इसके करस्पॉन्ड इससे भी चौड़ा ये वाला होगा, इसमें भी n लाइनें होंगी, लेकिन उनका सेपरेशन इससे इन n लाइनों से भी ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा दूर दूर सबसे ज्यादा सेपरेशन इन लाइनों का होता है। यानी जो सबसे आउटर या सबसे हायर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका सेपरेशन, उनके एनर्जी लेवल का सेपरेशन सबसे ज्यादा होता है। तो जो ये पास पास एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल्स कब क्रिएट हो रहे हैं? जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन अधिक एटम एक दूसरे के पास आते हैं, तो ऐसे एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं। ये एनर्जी लेवल के बीच का जो सेपरेशन होता है ये बहुत कम होता है, या हम इनको क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूअस बैंड भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको हम? कंटिन्यूअस बैंड। इनको हम जो ये पास जो एनर्जी लेवल हैं ये इतने पास होते हैं कि इनको हम बैंड कहते हैं, या ये कंटिन्यूअस बैंड हम कहते हैं इनको। और यहाँ पे भी ये एक बैंड है, ये भी एक बैंड है, और ये भी एक बैंड है, और ये भी एक बैंड है। ये सब क्या है? कंटिन्यूअस बैंड्स है। अब हमें पता है इन सभी बैंड में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जो जैसे एनर्जी लेवल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनके बीच में किसी भी यहां पे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं हो सकती, तो ये जो खाली स्पेस है वो खाली स्पेस यहां पे भी अपीयर हो जाता है। अरे यहाँ के दो एनर्जी लेवल के बीच का जो खाली स्पेस है जो वो यहाँ पे भी अपीयर हो जाता है। तो जो ये बीच का स्पेस है, यानी दो कंटिन्यूअस बैंड के जो बीच का स्पेस है, इसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस बैंड कैसे बनते हैं। जब बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके एनर्जी लेवल आपस में मर्ज होते हैं, आपस में मर्ज होने से एक कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड बन जाता है। और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? दो बैंड के बीच का जो गैप होता है उसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो अगर हम कंटिन्यूअस बैंड को डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कंटिन्यूअस बैंड की? व्हेन, ऐसे लिख सकते हो, इन सॉलिड स्टेट लार्ज नंबर ऑफ एटम्स when interact with each other, then energy states of electron of all atoms merge together closely to give a continuous band. A continuous band. क्लियर हो गई बात कंटिन्यूअस बैंड क्या है? और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है उसको भी हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। फॉरबिडन एनर्जी gap, the energy gap between two band
two energy bands, between two energy bands is called forbidden energy gap. Forbidden energy गैप, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अच्छा, इतनी इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चला कि सॉलिड स्टेट में, सॉलिड्स में नंबर ऑफ बैंड्स होते हैं। अब जो कंटिन्यूअस बैंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मीन्स हम ये ऊपर लाइन लिख सकते हैं कि कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड्स आर टू टाइप्स। पहला वैलेंस बैंड एंड सेकंड है कंडक्शन बैंड। तो पहले वैलेंस बैंड को डिफाइन करते हैं। वैलेंस बैंड वैलेंस बैंड को डिफाइन करते हैं। तो वैलेंस बैंड में हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट, रेंज ऑफ एनर्जी, रेंज ऑफ एनर्जी possessed by the valence electron in the crystal। ठीक है, रेंज ऑफ एनर्जी possessed by the valence electron in the solid। वैलेंस बैंड क्या होते हैं? वो रेंज ऑफ एनर्जी होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी होती है। सॉलिड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड, it contains वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थर्ड आप ऐड कर सकते हो द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड do not participate in electrical conduction। एंड फोर्थ लिख सकते हो, ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन हो सकती है, बैंड बिलो द कंडक्शन बैंड। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू इस बैंड को डिफाइन भी करूंगा। हम सेकंड डेफिनेशन समझ लेते हैं, कंडक्शन बैंड क्या होता है। कंडक्शन बैंड, तो इसको भी हम दो चार पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। द बैंड, फर्स्ट जो सबसे सिंपलेस्ट है, द बैंड above the valence band is called conduction band। ठीक है, एंड सेकेंड हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, रेंज ऑफ एनर्जी, रेंज ऑफ एनर्जी
possessed by the free electron in the solids. फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराने में मदद करते हैं, ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन. एंड थर्ड हम पॉइंट दे सकते हैं कंडक्शन बैंड का, इलेक्ट्रॉन में और मे नॉट exist in conduction band, exist in conduction band. एंड नेक्स्ट एक 4 पॉइंट भी हम दे सकते हैं. कंडक्शन बैंड को मैं सी बी लिखूंगा शॉर्ट में, और ऐसी वैलेंस बैंड को मैं वी भी लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है. तो 4th पॉइंट है कंडक्शन बैंड यानी सी बी, इलेक्ट्रॉन, यहां ऐसे लिख देना, इन कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. क्लियर हो गई बात. यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो. अब एक एग्जांपल से समझाते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनते कैसे हैं, ठीक है. तो अभी मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल मैं एक सिलिकॉन का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो सिलिकॉन का एग्जांपल ले लेते हैं. तो सिलिकॉन में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 4. अब आपको पता है जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं. तो इनकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी रीमेन कांस्टेंट. तो इनकी जो एनर्जी होती है ये कांस्टेंट होती है, और ये किसी तरह से भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो ये होते हैं, ये 4 होते हैं. अगर मैं इन चारों इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये हो जाएगा 3s2 एंड 3p2. अच्छा, इसका मतलब अगर मैं एनर्जी लेवल की बात करूं तो एनर्जी लेवल कैसे हो जाएंगे आपको पता है. एनर्जी लेवल डायग्राम में सिंगल सिलिकॉन एटम की एनर्जी का जो लेवल होगा वो कुछ ऐसा होगा, 3s नीचे होगा और 3p ऊपर होगा. अगर मैं कहूं कि ये किस कंडीशन में दोनों एनर्जी लेवल सेपरेट होंगे, जब एक सिंगल SI एटम होगा हमारे पास. बट अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो क्रिस्टल में क्या होता है कि ये एनर्जी लेवल बैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. यहां पे हमें पता है कि 3p लेवल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 3s लेवल में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं. लेकिन जब हम किसी क्रिस्टल में बात करते हैं तो क्रिस्टल में मैंने बोला था कि एक एनर्जी लेवल नहीं दिखता, हमें उस एनर्जी लेवल की जगह क्या दिखते हैं, बैंड्स दिखते हैं, बैंड्स. तो एक बैंड मेरा ये हो गया और एक बैंड मेरा ये हो गया, ठीक है. अब आप मुझे कहोगे कि अगर एक सिंगल SI एटम के 2 एनर्जी स्टेट हैं तो इन बैंड में कितने लेवल होंगे. अगर हम उसका डिस्कशन करें तो अगर मैं कहूं कि Sir, there is a new message for you. a solid, a crystal of silicon, a crystal, ऐसे दिखाई दे रहा होगा, a crystal of
सिलिकॉन कंटेन n एटम्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लेवल भी, ये जो एनर्जी लेवल है ये n लेवल में स्प्लिट हुआ होगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो मैं एक और चीज बता दूं यहां पे कि इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो लोअर एनर्जी स्टेट में ही रहे। तो लोअर एनर्जी स्टेट में रहने के कारण वो जनरली क्या करता है, इस एनर्जी बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन, ये सारे ही इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी बैंड में आ जाते हैं, और जो ये एनर्जी बैंड है ये वेकेंट रह जाता है, ये वेकेंट रह जाता है, और ये कंप्लीटली, और ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली फिल्डेड अप। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है वो जनरली ग्राउंड स्टेट में ही रहना पसंद करता है। तो जो ये एनर्जी बैंड है इसकी एनर्जी कम है, तो सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी ये चारों इलेक्ट्रॉन थे, यानी जितने भी एटम के सारे इलेक्ट्रॉन, यानी जब हम n एटम की बात कर रहे हैं तो n एटम के सारे ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस लोअर एनर्जी बैंड में चले जाते हैं। और जो ये हायर एनर्जी बैंड है, जो 3p एनर्जी लेवल के मर्ज होने से बना था, वो एनर्जी लेवल वेकेंट रह जाता है। तो जो एनर्जी लेवल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है वो हमारा वैलेंस बैंड बन जाता है, और जो एनर्जी लेवल, जो एनर्जी बैंड हमारा जो कंप्लीटली फिल्डेड हो जाता है उसे हम वैलेंस बैंड बोल देते हैं, और जो एनर्जी बैंड हमारा खाली रह जाता है वो हम उसको कह देते हैं कंडक्शन बैंड। क्लियर हो गई बात कि कैसे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बने हैं? ठीक है, अब इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है, जिस एनर्जी गैप को हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। जो दो बैंडों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेसिस पे हम मटेरियल को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब कैसे, वो भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया फॉरबिडन, जो क्या कहते हैं, बैंड थ्योरी में मैंने बताया कि किसी क्रिस्टल में दो तरह के बैंड होते हैं। एक बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड, और उससे नीचे एनर्जी, जिसकी एनर्जी उससे कम होती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और इन दोनों ही बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इसे हम जनरली ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं कैटेगराइज करूं मटेरियल को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तो प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो मैं कहूं कंडक्टर के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप टेंड्स टू 0 होता है। इंसुलेटर के केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा यानी एक तरह से हम कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। और सेमीकंडक्टर के केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
अगर मैं इनके बेसिस पे इनके डायग्राम बनाऊं तो कंडक्टर का बैंड एनर्जी डायग्राम क्या होगा, वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे में चिपके हुए होंगे। अगर और ये एनर्जी का इंक्रीजिंग डायरेक्शन है। और ऐसी में इंसुलेटर का अगर डायग्राम बनाऊं तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में बहुत ही ज्यादा एनर्जी गैप होगा। और इसी तरह अगर मैं सेमीकंडक्टर का बैंड एनर्जी डायग्राम बनाऊं तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में बहुत ही कम एनर्जी गैप होगा। ठीक है, यहां एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बेसिस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट या कैटेगराइज कर सकते हैं।